आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इथिकल इश्यूज इन एथनोग्राफिक साइकिल। एथनोग्राफिक साइकिल में इथिकल इश्यूज क्या आते हैं? तो ये एथनोग्राफिक साइकिल के इथिकल इश्यूज हैं पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट, सीकिंग परमिशन, मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म, नो कोर्जन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, नो हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। एथनोग्राफिक साइकिल की अब बात करें तो क्या होते हैं कि ज्यादातर एथनोग्राफिक साइकिल अब कौन सा है? जब आप डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, जब आप प्लान कर रहे हो कि मेरा सैंपल कौन होगा, किस जगह मेरी स्टडी पॉपुलेशन कौन सी होगी, मैंने उनसे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। व्हेन वन बिगिंस टू रिक्रूट स्टडी पार्टिसिपेंट्स, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फील्ड वर्क के लिए और बिगिन करता है डेटा कलेक्शन को। एथनोग्राफिक साइकिल कौन सी सिचुएशन है, कौन सा यू कैन से के स्टेप है या फेज है? ये कौन सा फेज है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का? ये वो वाला फेज है जिसमें आप क्या करते हो, यू बिगिन टू रिक्रूट स्टडी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। स्टडी पार्टिसिपेंट्स को आप रिक्रूट कर रहे होते हो, इनको शामिल कर रहे होते हो, फील्ड वर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो अपने आप को, और डेटा कलेक्शन शुरू करते हो। During these research activities, one will be in his study community, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है जब ये रिसर्च एक्टिविटी अब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो कम्युनिटी के साथ अब पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है, उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अब हो रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट। अब इथिकल इश्यूज अराइज व्हेन रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि अब पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करना है, उनको शामिल करना है अपनी रिसर्च में। तो कौन से इश्यूज आ सकते हैं? सीकिंग परमिशन फॉर द रिसर्च, उनसे परमिशन लेना, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन सो दैट पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू कंसिडर whether they are willing to participate in the study or not। उनको उस रिसर्च के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देना, एनएफ देना कि वो डिसाइड कर सकें कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता। कंसिडर पोटेंशियल हार्म टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड और फ्रॉम पार्टिसिपेशन, उनको बताना, कंसिडर करना, ये सोचना कि अगर वो हमारी इस रिसर्च में शामिल होते हैं तो उनको किस तरह के मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, तो उनको पहले देखना, पहले सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और द नेम्स ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एट ऑल टाइम्स। पूरी रिसर्च के टाइम पीरियड में आपने ये करना होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो नाम है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिवील करेगा, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। नंबर सेकंड इज, अब आपने इनको इंफॉर्मेशन दे दी है, अब आप सोच रहे हो कि आपने उनसे उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। सेकंड इज सीकिंग परमिशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। परमिशन सॉर्ट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब परमिशन की बात कर रहे हैं कि समटाइम्स परमिशन आप उनसे भी लेते हो, पार्टिसिपेंट से, और समटाइम आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है नेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे परमिशन की ये बात करें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है फॉर एग्जांपल चाइना में, ठीक है, या अगर कोई बाहर मुल्क में रहता है किसी फॉरेन कंट्री में और उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसलिए क्या चीज जरूरी है कि दे शुड बी अवेयर, कि रिसर्चर शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि वो जो इंडिविजुअल है, रिसर्चर है, उसको उस मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो रिसर्च के रूल्स क्या हैं। जैसे एक रिसर्च का मुझे पता चला, एक मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने एक जानने वाली थी, उन्होंने रिसर्च करनी थी फातिमा जना यूनिवर्सिटी में जो रावलपिंडी में। अब मैंने उनसे पूछा वहाँ की एचओडी से, जहाँ स्टूडेंट्स से डेटा चाहिए था, कि मुझे स्टूडेंट से ये जो है, या मुझे बताएं मैंने इनसे ये डेटा फिल करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी। तो मुझे तब पता चला कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है कि आपका जो क्वेश्चनियर होता है, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है, वो क्वेश्चनियर, वो रिसर्च प्रपोजल आपकी वीसी अप्रूव करती है उस यूनिवर्सिटी की। तो वो वीसी अप्रूव करेगी तब जाके आप उस फातिमा जिन्ना के स्टूडेंट से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कब पता चला? जब मुझे अंदाजा हुआ, जब मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया कि वहाँ की यूनिवर्सिटी का रूल तो कुछ और है,
आप किसी और यूनिवर्सिटी का रूल ये हो सकता है, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ कि मैं तो ऐसे ही जाके स्टूडेंट से डेटा ले लूंगी, लेकिन फातिमा जिन्ना में ये है अगर आपने रिसर्च करनी है तो यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, जिनको पता हो कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तो क्या शो कर रहा है, सीकिंग परमिशन। ये एथिक्स है उस एरिया के, उस स्टडी पॉपुलेशन के लिए एक एथिक्स बनाए गए हैं कि आपने पहले हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेनी है, फिर जाके आपने उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो रिसर्च इन अनदर कंट्री की बात इसी तरह से एग्जांपल है कि दूसरे कंट्री के हो सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो, तो एग्जांपल, और आपने कैसे एम्बेसी से परमिशन लेनी है। परमिशन कहाँ से स्टार्ट होगी, एम्बेसी से, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। एग्जांपल क्या, कि एक स्टूडेंट था नीदरलैंड में, उसने कंडक्ट करना चाहती थी वो रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्री में, तो उसने एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि उसको किस तरह का वीजा चाहिए। तो उनको उसको ये पता चला कि वो जो है वो टूरिस्ट वीजा पे नहीं जा सकती, क्योंकि टूरिस्ट वीजा 1 वीक का मिलता है। इसलिए उसने क्या अप्लाई किया, रिसर्च वीजा, क्योंकि रिसर्च वीजा जो था वो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का था। तो इसलिए उसने फिर सोचा, देखा कि मैंने अगर रिसर्च करनी है तो कौन सा वीजा लेना है, किस तरह से परमिशन को लेना है। When planning field research in another country, take into account the amount of time it may take to get permission to do so. अब एक तो वक्त वहां पे लगना है रिसर्च करने में, और एक वक्त आपको लगना है अप्रूवल लेने में। तो उस चीज को, उस टाइम का ख्याल रखना, सोचना, बहुत ज्यादा प्लान करना जरूरी है। प्रोसीजर ऑफ गेटिंग परमिशन फ्रॉम एन एथिकल कमेटी में टेक क्वाइट सम टाइम। एथिकल कमेटी से परमिशन लेना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी से, उनसे भी परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेटा को कैसे यूज़ किया जाएगा, अब जो आपने डेटा ले लिया है उस डेटा को कौन एक्सेस करेगा, ठीक है। अगर आपने डेटा ले लिया है तो आप उन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पहचान को कैसे छुपा के रखेंगे, एनोनिमस रखेंगे। हाउ वन विल मिनिमाइज हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, और आप कैसे जो पार्टिसिपेंट्स की जो को आप किसी नुकसान से बचा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि एक रिसर्च की गई थी ब्राजील में, ठीक है। किसके ऊपर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च की गई थी इन अर्बन नेबरहुड। तो जो रिसर्चर था, कमेटी ने, जो नेबरहुड कमेटी थी, अब उस नेबरहुड कमेटी क्या है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, कि उस वो जो वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे, वहाँ के लोकल लोगों की कमेटी बनी हुई थी। उस लोकल लोगों ने इसको ये कहा, रिसर्चर को क्या कहा, कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, कि आप उन बच्चों के पिक्चर्स ना लें, या उन बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है वो लीगल अथॉरिटी को ना लें। जैसे एग्जांपल है कि आप चाइल्ड लेबर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर के लिए आप फॉर एग्जांपल वर्कशॉप्स को विजिट कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि जो मालिक है वर्कशॉप का, वो आपको ये कहे कि आपने मेरी वर्कशॉप का नाम नहीं देना, यहाँ पे उस जो बच्चा काम कर रहा है उसकी पिक्चर नहीं लेनी, या ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये बच्चा मेरी वर्कशॉप में काम कर रहा है, किसी लीगल बंदे को नहीं देनी, ऐसा ना हो कि कोई एक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि वो उसका, उस बंदे, वो स्टेक होल्डर है, वो उसको उस चीज के साथ लिंक है, राइट। And then what you will do is that you will prepare a plan, mention how one will ensure the anonymity of the study participants। आप पूरा मेंशन करते हो, प्लान में बताते हो कि आपकी जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स है उनकी एनोनिमिटी कैसे मेंटेन रहेगी। अब थर्ड क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म। किसी भी नुकसान से आपने बचाना है अपने पार्टिसिपेंट्स को। वो नुकसान मेंटल हार्म भी हो सकता है, ठीक है, वो नुकसान सोशल हार्म भी हो सकता है, जैसे mental harm in the form of shame or embarrassment, या social harm in terms of how an individual is viewed or treated by others in their community। सोशल हार्म कैसे है कि हो सकता है वो इंडिविजुअल कम्युनिटी में उसको कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है इंड्यूस्ड एबॉर्शन की, कि जब जो है वो एक फीमेल की जो प्रेगनेंसी है उसको एंड कर दिया जाता है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाता है ताकि वो जो बेबी है उसको वो बर्थ ना दे सके, ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब एक रिसर्च की गई थी इसके ऊपर कि कपल्स जो, या फिर जो वुमेन है, वो इस इंड्यूस्ड एबॉर्शन को डिसीजन कैसे लेते हैं,
या वो ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे अपने पास रखते हैं। अब जाहिर सी बात है ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए अव्वल तो पार्टिसिपेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अगर पार्टिसिपेंट्स मिल भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन मिल गई हैं, कपल्स मिल गए हैं जिन्होंने इस इंड्यूस अबॉर्शन करवाया है, तो वो क्या करेंगे कि वो फिर स्नो बॉल के जरिए हमें फिर दूसरी इसी तरह की फैमिली के से मिलवाएंगे। ठीक है, एक वुमेन ने अगर इस इंड्यूस अबॉर्शन करवाई है तो वो हमें दूसरी वुमेन के बारे में बता देगी, राइट। तो इसलिए अनएथिकल है ये बहुत कि हम उन लोगों से डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनका वो हम डायरेक्टली उनसे एक सवाल नहीं पूछ सकते जब तक हम उनके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट ना बिल्डअप करें कि जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट बने। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इट में हैपन कि ये जो फैसला है इंड्यूस अबॉर्शन का, ये किसी फैमिली के लिए बहुत प्राइवेट हो। समटाइम्स इट हैपन कि वो ये जो इंक्वायरी है, ये जो हम क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे हैं, ये इनको मेंटली हार्म करे। मेंटली हार्म कैसे करे, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंड्यूस अबॉर्शन के बारे में, तो वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको मेमोरी दिलवाएंगे, वो उसको याद करवा सकते हैं कि वो जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही पेनफुल था। या सोशल हार्म की बात करते हैं कि वो सोशली हार्म कैसे करेंगी, कि फॉर एग्जांपल कि हो सकता है उस कपल ने अपनी फैमिली को ना बताया हो उस चीज के बारे में, ठीक है, और उसको सीक्रेट रखा हो, तो इट में सोशली हार्म दैट पर्सन। इसलिए जरूरी है कि हम पहले पूछें पार्टिसिपेंट से कि क्या वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। नो कोर्जन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नो कोर्जन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या बात करें कि जबरदस्ती नहीं की जाए पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिगार्डिंग दैट डेटा कलेक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल ने दी हुई कि यूज गेट कीपर्स। गेट कीपर्स क्या होते हैं कि वो विलेज लीडर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई बड़ा बंदा आप ढूंढ लें जो कि आपको लिंक करवा दे फर्दर दूसरे आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ। ठीक है, वो गेट कीपर क्या होता है, when first meeting with gatekeepers to seek permission for study। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चाइल्ड लेबर की। अब चाइल्ड लेबर के लिए अगर वो किसी वर्कशॉप में बच्चे काम कर रहे हैं तो उसके लिए गेटकीपर कौन है, वो वर्कशॉप का मालिक। ठीक है, उससे पहले परमिशन लेना बहुत जरूरी है। वो फिर हमें सजेस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल विच कम्युनिटी मेंबर्स वुड बी द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्टडी, या कोई भी हो सकते हैं गेटकीपर्स, राइट। दीज में बी पर्टिकुलर रेजिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, कि वो जो गेट कीपर्स हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कम्युनिटी का कोई बहुत ही अच्छा बंदा है, कोई रेजिडेंट है, उससे हम पूछें, वो फिर हमें आगे फर्दर गाइड कर देगा, वो फिर हमें आगे फर्दर हमारे रेस्पोंडेंट्स तक पहुंचा देगा, राइट। वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी रेजिडेंट हो सकता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो सकते हैं। कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि आप गेट कीपर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कि आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढते हैं जो फर्दर आपको बता देगा, आपके पार्टिसिपेंट से मिलवा देगा, आपको कनेक्ट करवा देगा फॉर रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो जो गेट कीपर है, वो गेट कीपर जो जिन लोगों से आपको मिलवा रहा है पार्टिसिपेंट से, उनके ऊपर जबरदस्ती ये लागू ना करे, ये कंपल्शन ना कर दे कि ये सारे के सारे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो जब अगर गेट कीपिंग आप कर भी रहे हैं, कोई गेट कीपर्स आपको मिल रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको रिसर्च के बारे में, तो उनको वो किसी के ऊपर जबरदस्ती ना करें कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें। एग्जाम्पल क्या है कि कोई एम्प्लॉय है, कोई ऑफिस है, अब ऑफिस का मालिक क्या कर रहा है, जबरदस्ती वो कनेक्ट करवा रहा है किसी रिसर्चर के साथ अपने एम्प्लॉयज को कि मेरे सारे एम्प्लॉयज का करेंगे, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लेकिन एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि आप उन एम्प्लॉयज से पूछें कि क्या आप हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप उनकी इस जो उन्होंने रिफ्यूज किया, इस रिफ्यूजल को अपने पास सीक्रेट रखें। आप उस रिफ्यूजल को आगे जो आपके ओनर है उस तक बात ना पहुंचाए, ताकि वो बंदा प्रोटेक्टेड रहे, गेट कीपर के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उससे फिर वो बचा रहे। ठीक है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन क्या है कि वॉलेंट्री वो पार्टिसिपेट करें, कोई भी हार्म पार्टिसिपेट